बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है तो हम सबसे पहले नंबर पे तो ये देख लेते हैं कि इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो आप देखें ऐसी चीज़ जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए, लेफ्ट साइड और राइट साइड बीच में क्या आ रहा है, इक्वल का साइन, तो उसको कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, यानी ये पूरी चीज़ जो है ये लेफ्ट साइड वाली वो किसके बराबर है, इस जीरो के बराबर है। इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब ये इक्वेशन। ठीक है, अब हमने बात करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले आप ये देख लीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो ये नंबर्स हैं और दूसरे नंबर पे ये ABCD वाले अल्फाज हैं, ये x। ठीक है ना, तो ये जो नंबर्स हैं 11, 34, 3 ये हैं कांस्टेंट, इनको हम कहते हैं कांस्टेंट। ये है कांस्टेंट्स हमारे पास। ठीक है, क्या है यहाँ पर 11 है, 34 है, ठीक है, 3 है, ये कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज नहीं हो सकती। ये 11 है तो 11 ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो चीज़ मेरे पास है वो है वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x है। ठीक है, क्या सिर्फ x ही वेरिएबल होता है, नहीं, इसकी जगह s भी हो सकता है, इसकी जगह t हो सकता है, इसकी जगह a हो सकता है, इसकी जगह y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2 होगी। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 हो उसको क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं जनरल फार्मूला लिखना चाहूँ तो वो इस तरीके से लिख सकता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, जनरल फार्मूले के अंदर इसके राइट साइड पे 0 आना चाहिए और इस तरफ ये बाकी टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ a, b और c ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, 2, -2, 3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ x की जगह पर अगर हम चाहें, किसी क्वेश्चन के अंदर हो सकता है s दिया हुआ हो, t दिया हुआ हो, u दिया हुआ हो। ठीक है, इन x की जगह पर। ठीक है, यहाँ c के साथ x मौजूद नहीं है, आप याद रखें c के साथ भी x मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर क्या होती है, 0 होती है, और जिसकी पावर 0 होती है उसकी जगह हम क्या लिखते होते हैं, 1। इसलिए 1 को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा, इसलिए ये x यहाँ पर शो नहीं करवाया जाता। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर x मौजूद होता है, लेकिन उसकी पावर क्या होती है, 0। यहाँ लाइन से शुरू होती है ना, x की पावर 0, फिर x की पावर 1, फिर x की पावर 2। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो a है यहाँ पर, वो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी a की वैल्यू कुछ भी आ जाए प्लस में या माइनस में, लेकिन a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 0 को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे x² से तो ये तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, खत्म। जब ये खत्म हो जाएगी तो फिर ये दो टर्म्स बचेंगी। अब ये जो बच जाएंगी ये बन जाएंगी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या हो, 1 हो। यहाँ आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा, लेकिन जो अलजबरा का स्टूडेंट है उसको पता होगा कि यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 होगी। तो लीनियर के अंदर जो है वो पावर क्या होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी 1 होती है। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 होती है। समझ आ गई बात यहाँ तक? ठीक है, अब अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 टर्म्स नजर आएंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये क्या है, थर्ड टर्म है। ये जो सेकंड टर्म है इसको हम मिड टर्म भी कह सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट और थर्ड के बीच में आ रही है। ठीक है, ये 3 टर्म्स अगर तीनों मौजूद हैं तो फिर हम इसको कहते हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर इन दो में से एक टर्म गायब हो जाए, यानी सिर्फ 2 टर्म बचे, ये तो होना जरूरी है, ये नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इन दो में से अगर ये खत्म हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ 0 आ जाए या ये 0 हो जाए, तो फिर उसको कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब जनाब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके भी 3 हैं। पहला है फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, तीसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों तरीकों से करके दिखाऊं। आप देखेंगे कि आंसर तीनों के अंदर जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे इसको हम करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, फैक्टराइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पे आप स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे 11x² और उसके बाद ये कांस्टेंट लिखेंगे जो बगैर x के है, बगैर वेरिएबल के है, +3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज आ गया। ठीक हो गया। अब आपने जो सेकंड स्टेप करना है वो ये करना है कि जो भी x² के यहाँ पर कोफिशिएंट है, यहाँ पर कोफिशिएंट 11 है, ठीक है, इसको आपने इस 3 के साथ क्या करना है जनाब, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपने, मल्टीप्लाई करना है। 11 3 से क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ये 33। ठीक है, अब इसके आपने क्या करना है, फैक्टर बना लेना है। ठीक है, 3 11 जा और 11 1 जा।
समझ आ गई बात यहाँ तक आपको? ठीक है, अब हमने क्या करना है, 11 3 से क्या होगा 33, ठीक है। हमें अब क्या करना है, हमें दो फैक्टर चाहिए, ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से तो ये नंबर आता हो 33, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस करने से ये मिड टर्म में जो कोफिशिएंट है ये आता हो। यहाँ पर है 34, अब मेरे पास क्या है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, तो 33 मुझे तो 34 चाहिए, तो 33 एक ये नंबर ले लेंगे और एक नंबर जो यहाँ पर मौजूद है 1, 33 और 1 को जब हम मिलाएंगे तो 33 और 1 मिलके क्या बन जाएगा 34 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 33, ये जो भी वेरिएबल है वो इसके साथ आ जाएगा x, और यहाँ पर क्या लिख देता हूँ 1x, 1 आपको पता है लिखा नहीं जाता तो खाली x लिखूंगा। अब जो भी साइन यहाँ पर है वो साइन मैं बड़ी वैल्यू के साथ लगा दूंगा, ये आ जाएगा माइनस, ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं मैं यहाँ पर माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं कि ये मिलने के बाद क्या हो जाए 34 बन जाए। यहाँ पर मैं अगर प्लस लगाता हूँ तो मुझे माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 32, मुझे तो 34 चाहिए तो मैं यहाँ लगा देता हूँ माइनस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 33 और 1 मिलके क्या बन जाएगा 34 बन जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है। अब आखिरी चीज़ जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि ये जो दोनों साइन हैं, इन दोनों साइनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो साइन यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो देखो प्लस है ना, इसका मतलब कि अभी तक हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब मसला हल हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप देखें कि इन दो वैल्यूज़ में क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, सेम नज़र आ रही है, दोनों में नज़र आ रही है, ठीक है। क्या नज़र आ रही है सेम, एक तो है नंबर, क्योंकि 11 जो है वो दोनों में कॉमन है, दिखने में तो सेम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 11 वो नंबर है जिसमें 11 भी आता है और 33 भी आता है, तो मैं 11 को कॉमन निकाल लेता हूँ। वेरिएबल में से मेरे पास x जो है वो सेम है, x यहाँ पर भी मौजूद है, x यहाँ पर भी मौजूद है, तो मैं x को जो है क्या कर लेता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ। 11 बाहर आ गया, x स्क्वायर 2x थे, 1x बाहर आ गया, यहाँ पर 1x बच जाएगा, ठीक है। और 11 के टेबल में 33 किससे आता है 3 से, x लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 1x था वो बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा x - 3। इन दोनों को गौर से देखें, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ पर इसका मतलब है कि -1 जो है वो क्या होगा कॉमन होता है। जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती तो 1 कॉमन निकाला जाता है, माइनस से माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। आपको पता है ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो इनके साइन क्या कर देते हैं चेंज कर देते हैं। ये x नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये 3 पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ गया। देखें ये दोनों चीज़ें क्या आ गई सेम आ गई, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। अब x - 3 इन दोनों में से क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, और ये जो बची कुछ चीज़ें हैं इसका हम अलग ब्रैकेट बना के यहाँ लिख देंगे 11x - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अब ये दोनों ब्रैकेट है, इनको 1 बाय 1 हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। x - 3 को भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर, और 11x - 1 इसको भी किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। x की वैल्यू हमने मालूम करनी है, यहाँ -3 है, इसको उठा के उस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ -3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 11x एज इट इज़ रहा, 1 यहाँ नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 11 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/11। तो ये है जनाब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो हम इसको जो है वो चेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से चेक कर सकते हैं, 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन के अंदर पुट करवाएं, ठीक है, और देखें कि दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिनसे दोनों साइड्स बराबर आ रही हों तो वो हमारा क्या कहलाएगा सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपके जो कोर्स है उसके अंदर ये चेक नहीं दिया हुआ, जब चेक आएगा तो फिर मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको लिख सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक आ गया 3 और 1/11। अच्छा, अभी फैक्टराइजेशन तो हमने कर लिया, पहला जो मेथड था। अब हमने इसी क्वेश्चन को जो मैंने पहले फैक्टराइजेशन से आपको करके दिखाया था, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से करके दिखाता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड को करने से पहले आपको दो फार्मूले जो हैं वो आने चाहिए, ये मैं लिख के आपको बता देता हूँ। a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b², ठीक है। और दूसरा फार्मूला आप लोगों ने किया होगा a - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² - 2ab + b², ठीक है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी इन क्वेश्चंस के अंदर हमने स्क्वायर का जो फार्मूला है वो कंप्लीट करना होगा। स्क्वायर का फार्मूला इन क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा इनकम्प्लीट होगा, उसको हमने क्या करना होगा कंप्लीट। या तो ये फार्मूला बनेगा या फिर ये फार्मूला बनेगा, वो देखेंगे सिचुएशन के मुताबिक कि कौन सा फार्मूला बन रहा है। तो अब इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं। तो अब देखें, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है हमारे पास 11x² - 34x + 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर के अंदर सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो ये देखना है कि ये जो वेरिएबल हमारे पास है x²,
इसका कोफिशिएंट जो है ना वो 1 होना चाहिए, या दूसरे आसान अल्फाज में कहें कि एक्स स्क्वायर के यहाँ पर कोफिशिएंट कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 तो हम लिखते नहीं है ना, वो तो अंडरस्टूड है कि 1 होता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू मौजूद नहीं होनी चाहिए, इसको खाली करना है, ये जगह हमने क्या करनी है, खाली करनी है। तो उसका आसान तरीका ये है कि जो भी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी उसी से आप पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि डिवाइड द इक्वेशन बाय 11। ठीक है, अगर ये a होता तो मैं a से डिवाइड करता, b होता b से डिवाइड करता, c होता c से डिवाइड करता, -1 होता -1 से डिवाइड करता, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगी उससे मैंने क्या करना है, इस पूरे को डिवाइड कर देना है, ताकि ये वाली जगह खाली हो जाए और पॉजिटिव भी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 11x² डिवाइडेड बाई 11 माइनस 34 डिवाइडेड बाई 11, और x यहाँ साइड पे लिख देंगे साथ इसके, प्लस 3 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स टू 0। 0 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए मैंने शो नहीं करवाया। आपको ज़्यादा शौक है तो आप करवा दें यहाँ पर। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा मेरे पास क्या, x² माइनस, ये रिड्यूस नहीं हो सकता तो इसको हम ऐसा कैसे लिख देंगे, 34/11x। ठीक है, ये भी रिड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे प्लस 3/11 इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो ये करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको उठा के हम क्या कर देते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बचेगा मेरे पास x² माइनस 34/11x इक्वल्स टू, जब ये इधर पॉजिटिव है इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये हो जाएगा -3/11। इतनी बात समझ आ गई। अब बहुत ही आसान देखें, करना ये है कि ये जो हमारी मिडिल टर्म है या सेकेंड टर्म है, इसका जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं उठाना है, याद रखो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वेरिएबल भी साथ लिख देते हैं, फिर बैठे रहते हैं, आंसर आता नहीं है। वेरिएबल नहीं उठाना, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो उठाना है। रफ कॉलम में लिखें इसको 34/11, इसका मुझे हाफ करना है। क्या करना है, हाफ करना है। 34/11 का क्या करना है, हाफ। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाफ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हाफ को इस तरह लिखा जाता है ना, 1/2। ठीक है, अब इसको देखें क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर नीचे ये रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस कर दें। जी हाँ, रिड्यूस हो रहा है, 2 1 जा और 2 17 जा। 17 को 1 से करेंगे 17 और 11 1 जा 11 आ जाएगा। ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसका कर देना है स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद आपने दोनों साइड पे इसको क्या कर देना है, ऐड करना है। हम यहाँ लिख देते हैं ऐड 17/11 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर इक्वल्स टू के इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने किसका इजाफा कर देना है, 17/11 के स्क्वायर का इजाफा कर देना है। ठीक है बेटा, अब ये हो जाएगा x² माइनस 34/11x, इधर भी प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, और इधर भी ये -3/11, इधर भी हम क्या कर देंगे, इसका इजाफा कर देंगे 17/11 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, देखना है कि क्या ये चीज़ इन दो फार्मूलों में से किसी एक के साथ मैच हो रही है। तो मैं पहले क्या कर देता हूँ, इसको 2ab की फॉर्म बना लेता हूँ। इसकी क्या बना लेता हूँ, ताकि आपको समझना जो है वो और आसान हो जाए। ठीक है, देखो ये पहली वैल्यू है a, इसका स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू, ये तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर में ही है। ठीक है जी, ये हो गया 17/11 का स्क्वायर। इसका मैंने बनाना है 2ab, तो मैं अभी इसको नहीं देखता, मैं फार्मूले को देखता हूँ। ये माइनस है तो मैं माइनस वाला फार्मूला देखता हूँ, ये रहा माइनस। ठीक है, माइनस में पहले लिखा हुआ है 2, ये आ गया जनाब 2। a की वैल्यू ये पहली वाली वैल्यू है a। ठीक है, ये हो जाएगा x, और b की वैल्यू ये सेकंड जो वैल्यू इसको कहते हैं b, तो ये आ जाएगा b की जगह 17/11। अब ज़रा आप तवज्जो से देखें आंखें खोलकर, अगर मैं इसको सॉल्व करूं क्या ये बनता है 34x/11। देखें 2x को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 34x हो जाएगा, और नीचे /11। ठीक हो गया, यानी कि ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो किससे मैच हो रही है, ये सेकंड फार्मूला जो माइनस वाला था इस माइनस वाले फार्मूले के साथ मैच हो रही है। ठीक है, इसको भी हम क्लोज करते हैं, ये ओपन फॉर्म में, इसको भी हम क्लोज करते हैं। इस साइड को ज़रा सॉल्व कर लें, ये -3/11 एज इट इज़ आ गया जनाब। अब 17 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 17 को मल्टीप्लाई करके देखें ज़रा क्या आ रहा है, 17 × 17 ये है 289। ठीक है, क्या जवाब आएगा इसका, 17 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 289/11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 121। स्क्वायर है ना, 17 2 नहीं करना,
11 टू सा नहीं करना, बल्कि 17 के स्क्वायर का मतलब है 17 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। समझ आ रही है बात? ठीक है। अब ये देखो, ये जो फॉर्मूला है ये ओपन फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है, ठीक है। इसको अगर ऐसा हो, ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लोज फॉर्म में। ठीक हो गई बात? अब हम इस पूरे को क्लोज करके क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, पहली वैल्यू लिखते हैं, ये आ गई x, और साइन आपने देखे ये 2ab वाला लगाना है माइनस, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है ना, जब 2ab के साथ माइनस होता है तो हम फॉर्मूला जब क्लोज करते हैं तो यहाँ बीच में क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, ठीक है, माइनस, और उसके बाद हम ये सेकंड वैल्यू लिखेंगे 17/11, और जनाब इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई है? अब इसका हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको पता है जब भी फ्रैक्शंस हो और उसको सॉल्व करें तो उसका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है। 11 और 121 का एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 121 ही आएगा। अब ये देखना है कि 11 में 121 किससे आता है, किससे आता है, 11 से आता है। 11 के टेबल में 121 किससे आता है, 11 से आता है। उस 11 को 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जनाब आ जाएगा माइनस का 33। ठीक है। अगर वैल्यू ये वाली और एलसीएम वाली सेम हो तो कुछ भी नहीं करना, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिख देनी है, ये आ जाएगा 289। इतनी बात समझ आ गई है? अब आपने कुछ नहीं करना कि आपने सिंपल जो है वो क्या कर देना है, इनको माइनस कर देना है। 289 में से 33 माइनस करेंगे 256 बचेगा। अब देखिए ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए हमें इस साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इस साइड पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ठीक है, जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरी तरीका ये है कि आप यहाँ स्क्वायर रूट ना लगाते बल्कि यहाँ से स्क्वायर खत्म कर देते। जब भी एक तरफ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीकों में से कुछ भी कर सकते हैं। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस 17/11 इक्वल्स टू प्लस माइनस 256 का कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, वो होगा 16 और 121 का जनाब क्या आएगा, 11। समझ आ रही है? अब x की वैल्यू हमने मालूम करनी थी, ये माइनस 17/11 है, इधर माइनस है, इसको उठा के इधर लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके भाई पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये पॉजिटिव 17/11, ये प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ 16/11। अब इसका लेना है एलसीएम। ठीक है, x इज इक्वल टू 11, दोनों का जो है वो सेम है वैल्यू, तो इसको एज इट इज़ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और जब ये वैल्यूज़ सेम होती है ये कॉमन आ जाता है, और फिर ये जब सेम है वैल्यूज़ इसके साथ मैच करें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाएंगी, 17 प्लस माइनस 16। समझ आ गई है? ठीक है, अब आखिरी के थोड़े से स्टेप हैं। अब हमने क्या करना है, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ करना है और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17 प्लस 16/11 और x इज इक्वल टू 17 माइनस 16/11। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वन बाय वन। x इज इक्वल टू 17 और 16 ये हो जाएगा 33/11। इसको रिड्यूस करते हैं, 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा, तो x की जनाब एक वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 17 में से 16 माइनस करें, ये आ जाएगा 1/11। देखें पहले जो हमने किया था क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के अंदर, उसके अंदर भी यही जवाब आया था 3 और 1/11, इसके अंदर भी यही जवाब आया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास 3 और 1/11। हाँ भाई, दो अब मेथड हमने कर लिए हैं, फैक्टराइजेशन भी और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, और दोनों का आंसर हमने देखा कि क्या है, सेम आया है। अब आखिरी है, उसके बाद आपकी जान छूट जाएगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से अब हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ये कैसे बनता है, तो इसकी वीडियो मैंने ना एक बनाकर पहले से ही जो है वो अपलोड कर दिए, आप वहाँ पर जाके उसको देखें कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक फार्मूला बनाया कैसे जाता है, बनता कैसे है। ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा आप। ठीक है जी, अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूले लिखता हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इतनी बात समझ आ गई? आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ वेरिएबल x की जगह कोई और भी हो सकता है। सपोज यहाँ t हो तो फिर यहाँ आप x नहीं लिखेंगे, यहाँ पे t लिखेंगे,
यहाँ y हो तो फिर आप यहाँ भी चेंज करेंगे, यहाँ x नहीं लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे। जो वेरिएबल इक्वेशन में है ना वही वेरिएबल आप यहाँ यूज़ करेंगे। ठीक हो गई, ये है फॉर्मूला। इसमें देखें आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक तो आपको a नज़र आ रहा है, एक b नज़र आ रहा है, एक आपको क्या नज़र आ रहा है, c। अब ये a b c कहाँ से आएंगे, ये a b c अगर आपको वो जनरल फार्मूला याद हो जो आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके मुताबिक यहाँ से हमने इस इक्वेशन में से a b c निकालना है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये a, ये b और ये c। आइए मेरे साथ, अब देखें एक्स स्क्वायर के जो शुरू में वैल्यू है वो क्या है, a है, यानी a की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 11। ठीक है, b की वैल्यू, ये जो x है ये सेकंड टर्म, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, b। और ये साइन समेत उठाना है, खाली 34 नहीं लिख देना, यहाँ माइनस है तो माइनस 34 आपने लिखना है, ये हो जाएगा माइनस का 34। और c जो कांस्टेंट है आखिरी वैल्यू c, ये 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ आ गई। अब बहुत ही आसान, अब इसके अंदर पुट कर दीजिए, जहाँ a है वहाँ a की वैल्यू लिखें, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू लिखें, जहाँ c है वहाँ c की वैल्यू लिखें, और आपकी जान जो है वो इससे बिल्कुल छूट जाएगी इंशाअल्लाह। x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ आ गया, b की वैल्यू माइनस 34, दो साइन एक साथ आ रहे हैं तो हमें ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, माइनस 34। ठीक हो गया, प्लस माइनस एज इट इज़ आ गया, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे माइनस का 34, और ये आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर माइनस 4। फिर है जनाब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 11, और c की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3। बात तो समझ आ गई होगी। ठीक है, ओवर 2, a की जगह क्या है हमारे पास, 11। ठीक हो गया भाई। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 34 प्लस माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी एज इट इज़ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस है, ठीक है, और ऊपर क्या लगा हुआ है हमारे पास, देखकर बताओ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए स्क्वायर की वजह से ये माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर पावर इवन हो तो माइनस अंदर जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है क्या हो जाएगा, ख़त्म। पावर ऑड होती तो फिर ये माइनस ख़त्म नहीं होता। समझ आ रही बात, ये बात याद रखिएगा। अब माइनस ख़त्म हो जाएगा, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, नहीं स्क्वायर है, 34 को 34 से मल्टीप्लाई करवाना है। कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होगा, निकालो और करके देखो। ये आ रहा है जनाब 1156। क्या आ रहा है, 1156। अब ये 4 को आपने, इन 4 को 11, 3, ये तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 को 11 से करेंगे, क्या जवाब आएगा, 44। ठीक है, और 44 को आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जवाब आएगा आपके पास, 132। ये तो सिंपल, अब कैलकुलेटर का काम है, आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर दें। सबसे आसान मेथड बच्चों को जो है ना वो यही लगता है। 2 को 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है जी। अब 34 तो आ गया एज इट इज़, प्लस माइनस भी आ गया एज इट इज़, स्क्वायर रूट भी आ गया एज इट इज़। अब इसको हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करके देखते हैं, 1156 माइनस 132, ये आ जाएगा 1024। क्या जवाब आ जाएगा, 1024 ओवर 22। ठीक है जी। अब 34 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस भी एज इट इज़ आ गया। 1024 का हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है जी, 1024 ये आ जाएगा 32 ओवर 22। ठीक है जनाब। अब यहाँ तक ये हो गया सॉल्व। अब वही काम करना है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर में किया था। एक दफ़ा इसको करना है प्लस के साथ और एक दफ़ा इसको करना है माइनस के साथ। तो यहाँ पर करते हैं इसको, x इज इक्वल टू 34, एक दफ़ा प्लस के साथ 32 ओवर 22। ठीक है, और x इज इक्वल टू 34 माइनस 32 ओवर 22। समझ लग गई? ठीक है जी। अब इसको करें प्लस, ज़रा क्या आता है, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई थोड़ी करना है, 3 और 3 प्लस करना है। 4 और 2 6, 3 और 3 6। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 22। इसको रिड्यूस करें, 22 1 जा, 22 3 जा। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। ठीक है, याद होगा आपको पिछले सवालों में भी x की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। ठीक है, और
x इज इक्वल टू 34 में से 32 माइनस करें, ये बच जाएगा 2/22 एज इट इज़, 2 1 जा और 2 11 जा, x की वैल्यू क्या आ गई जनाब 1/11। अगर हम इसका सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें, जगह यहाँ पर ख़त्म हो गई है मेरे पास, सॉल्यूशन सेट हम लिख देंगे यहाँ पर एक 3 और 1/11।